हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, ये है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट वीडियो जो कि है इन्फ्लेशन टॉपिक पे। इन्फ्लेशन को कवर करेंगे, इसके अंदर जो जो एस्पेक्ट्स हैं उन सबको हम लोग यहाँ पे आज कंप्लीट करने वाले हैं। एक टॉपिक और रह जाएगा जो कि है थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, जिसको कि मैं अभी नहीं करवाऊंगा। उस पर मैं एक प्रॉपर शॉर्ट वीडियो दूंगा क्योंकि वो टॉपिक एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतना रिलेवेंट नहीं है। तो फिलहाल के लिए हम लोग उसे साइड करते हैं और उसे हम लोग बहुत ही कम टाइम में कवर अप कर लेंगे। फिलहाल हम लोग इसको एंड मानते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का। हमारा टॉपिक है जो आज है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, कितने प्रकार के इन्फ्लेशन होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ यहाँ पे ग्रोथ और कह सकते हो ग्रोथ फंक्शंस के रिलेटेड कुछ इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिए गए कुछ थियरीज वगैरह हैं, उनको यहाँ पे हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। सो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को यार सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो सो दैट उन्हें पता चल पाए कि यहाँ पे CUET PG MCOM से रिलेटेड कंटेंट अपलोड होती हैं। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो यार, इन्फ्लेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे एक टिपिकल डेफिनेशन दे रखा है कि इन्फ्लेशन होता क्या है, और यहाँ पे भी देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने दूसरे स्लाइड में भी यहाँ पे एक डेफिनेशन ले रखा है कि सबसे पहले अगर इसके थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। बेसिकली इन्फ्लेशन वर्ड जो देख रहे हो, ये लेटिन वर्ड इन्फ्लेयर से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, ब्लू अप, मतलब उभरना या फिर इन्फ्लेट होना। आसान भाषा में समझे तो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के जनरल प्राइस में इंक्रीमेंट होना, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस में बढ़ोतरी होना, बढ़ना, प्राइसेस का बढ़ना ही इन्फ्लेशन कहलाता है। तो इन्फ्लेशन इज अ राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्राउथर के द्वारा क्या बोला गया है, इन्फ्लेशन मीन्स अ स्टेट इन विच वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग। मनी की जो वैल्यू होती है, एक्चुअल मनी की जो वैल्यू होती है वो घटती है, कम होती है, क्योंकि जो प्राइसेस होती हैं वो बढ़ती जाती हैं। ये किनके द्वारा बोला गया, क्राउथर के द्वारा ये चीज बोली गई। टिपिकल डेफिनेशन को अगर और हम देखें तो इन्फ्लेशन इज अ परसिस्टेंस एंड जनरलाइज्ड राइज इन द प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसको मेजर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये चीज याद रखना। पूछा जा सकता है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल होता है, तो आंसर होना चाहिए CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि एवरेज प्राइस को ट्रैक करता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। उससे पहले कुछ बेसिक फीचर्स जान ले कि इन्फ्लेशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला, इन्फ्लेशन एक प्रोसेस है, अनइंटरप्टेड इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी रुकावट के जब चीजों की प्राइसेस बढ़ती जाती हैं, कंटिन्यूस बढ़ती जाती हैं, तो उसको हम लोग नाम देते हैं इन्फ्लेशन। ये एक मॉनेटरी फेनोमेनन है जो कि जनरली एक्सेसिव मनी सप्लाई होने के कारण होता है। इकोनॉमी में मनी का फ्लो बढ़ जाना, मनी का सप्लाई बढ़ जाना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है किसका, इन्फ्लेशन का। साइक्लिक मूवमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन इन्फ्लेशन। किसी भी प्रोडक्ट का साइक्लिक मूवमेंट इन्फ्लेशन नहीं कहलाता है, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली ये क्या है, साइक्लिक मूवमेंट है। यहाँ पे चीजें रिवॉल्व हो रही हैं, गोल गोल घूम रही हैं। लेकिन एक्चुअल में इन्फ्लेशन क्या होता है, जनरल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। जब चीजों की प्राइसेस बढ़ती जाए तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है। अब टाइप्स को यहाँ पे हम लोग देखना पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, सबसे फर्स्ट यहां पे आ जाता है हमारा, क्या आ जाता है, कौन सा है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कौन सा करने वाले हैं हम लोग, यहां पे देखने वाले हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मैं मानकर चलता हूं मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों ही, और इट मींस ऑडियो ऑडिबल होगी और वीडियो विजिबल होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट यहां पे देखते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता क्या है। This type of inflation occurs when there is excess demand for goods and services relative to the available supply. आसान भाषा में समझा जाए, इकोनॉमी में एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, सप्लाई के कंपैरिजन में। मतलब उस प्रोडक्ट की इकोनॉमी में जितनी भी सप्लाई हो रही है उससे कई ज़्यादा उसकी डिमांड की जा रही है। इस फोन की, इस प्रोडक्ट मार्केट में इस फोन की डिमांड जो है वो ज़्यादा हो रही है इन कंपैरिजन ऑफ सप्लाई। तो इसको हम लोग नाम देते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दिस इम्बैलेंस लीड्स टू अपवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइसेस एज प्रोड्यूसर्स ट्राइज टू कीप अप द हायर डिमांड।
दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड बाय द फैक्टर्स जैसे कि कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस में राइज हो जाना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाना, ठीक है, टैक्सेस में कमी आना। तो ये सारे क्या हो सकते हैं, रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन अराइज होता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात की जाए तो ये इन्फ्लेशन कब अकर करता है, तो जब हम किसी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जब हम लोग किसी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में लगने वाली लागत वो बढ़ जाए। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस। जितना कॉस्ट हमें लगने वाला है गुड्स को बनाने में, वो प्राइसेस बढ़ जाए, जिससे कि अपवर्ड प्रेशर होना स्टार्ट हो जाता है प्राइसेस पे। तो इसको हम लोग नाम देते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये कब हो सकता है, मान लो हमारे इकोनॉमी में जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस चल रही थी, वो रॉ मटेरियल की प्राइसेस अब बढ़ गई। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस बढ़ रही हैं, रॉ मटेरियल वगैरह जो हो जाती हैं, तो इस सिचुएशन में हमारे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हमारे जो लेबर भाई साहब काम कर रहे थे, उनके वेजेस में बढ़ोतरी हो गई, इंक्रीमेंट हो गई, वो ज़्यादा डिमांड करने लगे। तो अल्टीमेटली अगर समझने की कोशिश करो, जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस बढ़ती हैं, उस सिचुएशन में जो हमारा प्राइसेस राइज होता है, उसको हम लोग नाम देते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नेक्स्ट यहां पे टाइप ऑफ इन्फ्लेशन आ जाता है हमारा स्टैगफ्लेशन। क्या है स्टैगफ्लेशन? On the demand pull, often demand pull inflation is succeeded by the cost push inflation, as increase in demand for goods and services raise the demand or factors of production. क्या यहाँ पे बोला कि गुड्स की डिमांड में बढ़ोतरी हुई, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को। अब डिमांड बढ़ रही है जिसकी वजह से हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी भी डिमांड बढ़ गई और अल्टीमेटली प्राइस बढ़ गई। तो ये कौन सा सिचुएशन होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो इन दोनों का जो कंबाइंड फेनोमेनन होता है ना, मतलब डिमांड पुल और कॉस्ट पुश दोनों को जब हम लोग कंबाइन करते हैं, तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन अराइज होता है, इन दो फैक्टर्स की वजह से जो इन्फ्लेशन अराइज होता है, उसको नाम दिया जाता है स्टैगफ्लेशन। द कंबाइंड फेनोमेनन ऑफ द डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हैज बीन विटनेस्ड इन द मेनी कंट्रीज। स्टैगफ्लेशन उनमें से एक सिचुएशन है जहां पे जो ग्रोथ होती है वो स्टैग्नेट हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, समझ गए इस चीज को। नेक्स्ट आ जाता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इन्फ्लेशन। अगर वर्कर्स और बिजनेस एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में जो है प्राइसेस हैं वो राइज होंगी, और उसकी वजह से डिमांड जो होगी वो ज्यादा होगी, और अल्टीमेटली वेजेस बढ़ाने की बात होती है, तो उसमें हम लोग नाम इसको देते हैं क्या, बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि दे मे डिमांड हायर वेजेस एंड सेट द हायर प्राइस लीडिंग टू सेल्फ फुलफिलमेंट। खुद के फुलफिलमेंट को, खुद के वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप इन्फ्लेशन को बिल्ड कर रहे हो। यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो चीजों की प्राइसेस जो होंगी वो राइज होंगी, और अल्टीमेटली आपके वेजेस भी राइज होंगे। कब राइज होंगे, जब आप प्राइसेस को हायर सेट कर दोगे। तो यहाँ पे प्राइसेस हायर सेट कर रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा वेजेस मिलेंगे। तो ये क्या है, बिल्ट इन इन्फ्लेशन है। अगर बात करूं हाइपर इन्फ्लेशन की, तो इसको हम लोग यहां पे समझते हैं दूसरे चार्ट से, दूसरे नोट से। चलो एक मिनट। इसको हम लोग एक कैटेगरी में समझते हैं। इन्फ्लेशन को मैग्नीट्यूड और साइज के बेसिस पे भी कैटेगराइज किया जाता है। किसके बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है, मैग्नीट्यूड और साइज के बेसिस पे भी। एक मिनट, हो सकता है कि जो कुछ स्लाइड्स में नोट्स मैंने तुम्हें दिखाया वो हो सकता है तुम्हें ना दिखे हो, सॉरी इसके लिए, कुछ एरर था। अब तुम्हें चीजें विजिबल होंगी। यहाँ पे इसे चेंज करना होता है, वो मैंने चेंज नहीं किया था। यहाँ पे तुम्हें देखने को क्या मिल रहा है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये कुछ इस प्रकार के इन्फ्लेशन है जो कि मैग्नीट्यूड और साइज के बेसिस पे है। तो सबसे फर्स्ट इसमें आता है हमारा क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपर का नाम तुमने सुना है, या फिर स्नेल का, जो कि बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं। तो ये उन्हीं को डिपेक्ट करता है। ये कुछ उस प्रकार के इन्फ्लेशन हो गए जहां पे जो इन्फ्लेशन होने के जो चांसेस रहते हैं, जो प्राइसेस बढ़ने के चांसेस होते हैं, वो काफी कम होते हैं। मतलब वो सिंगल डिजिट में होते हैं और कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेस देन 3% पर एनम। मतलब जो इन्फ्लेशन हो रहा होता है, जो जनरल प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, वो किस रेट पे बढ़ रही होती हैं, लेस देन 3% पर एनम पे। तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। मतलब
जब चीजों की प्राइसेस जो होती हैं वो काफी धीरे धीरे बढ़ती हैं, तो ये कौन सा सिचुएशन हो जाता है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन ये हो जाती है। ठीक है, क्लियर है चीजें? समझ पा रहे हो चीजों को अभी तक? चलो आगे बात करते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन की। तो यहां पे जो रेट होता है ना प्राइसेस बढ़ने का, वो 3% से लेकर 6% के बीच वेरी करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हो जाता है, इसको हम लोग नाम देते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो रेट होते हैं वो 2 डिजिट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो रेट रहेगा वो 10% से 20% के बीच लाई करता है। ये कहीं ना कहीं जो हमारे पुअर पीपल्स होते हैं, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनको ज़्यादा इफेक्ट ये कर रहा होता है। और फाइनली जब हम लोग बात करते हैं हाइपर इन्फ्लेशन की, तो ये सिचुएशन कब अराइज होगा? जब सरकार के द्वारा रनिंग इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया जाता है। क्या मैंने बोला? जब सरकार के द्वारा रनिंग इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया जाता है, तो वो रूप ले लेता है किसका? हाइपर इन्फ्लेशन का। और हाइपर इन्फ्लेशन को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज गैलपिंग इन्फ्लेशन, GALLOPING, गैलपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, ये एक्सट्रीम होता है इन्फ्लेशन का। इसमें जो रेट्स होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं: 10%, 20%, 50% और 100%। चलो एक टाइप और देख लेते हैं, ओपन अनसप्रेस्ड इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन कब होता है? जब प्रोडक्शंस बहुत ही फ्रीली अलाउ होती हैं। इट मीन्स यहाँ पे अथॉरिटीज का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है, गवर्नमेंट कुछ भी इंटरफेयर नहीं करती है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड चेक्ड इन्वायरमेंट की बात हो जाती है, मतलब इंटरवेंशन की बात हो जाती है। चलो, और मैंने यहाँ पे तुम्हें कुछ चीजें नहीं बताई, जैसे कि सेक्टरल इन्फ्लेशन। ठीक है, सेक्टरल इन्फ्लेशन क्या होता है, कैसे होता है? ये हमारा इस टाइप का इन्फ्लेशन है ना, जब क्या होता है कि मान लो किसी भी एक गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ गया। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ गया, और प्राइस बढ़ने की वजह से वो किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। ठीक है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो ये अल्टीमेटली क्या कर रहा है? पूरे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रहा है। जो तुम फेयर पे करते थे एक जगह से दूसरे जगह जाने का, अब तुम्हें कहीं ना कहीं वो फेयर ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेक्टरल इन्फ्लेशन का। अगर मैं बात करूं प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन की, तो इसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। ये इन्फ्लेशन कब अकर करता है? जब बिजनेस हाउसेस और इंडस्ट्रीज डिसाइड कर लेती हैं कि वो प्रोडक्ट के प्राइसेस को अब बढ़ाएंगी। ठीक है, तो ये किसी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से नहीं होता है। इसे हम लोग ओलिगोपोलिस्टिक इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, जब आपस में कार्टेल बनने की बात हो जाती है और वो कोशिश करते हैं कि चीजों के प्राइसेस को बढ़ा दे। तो ये कौन सा सिचुएशन हो जाता है हमारा? प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन। ठीक है, क्लियर है? हाथ तक सारी चीजें। अभी तक हमने क्या देख लिया? इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के फीचर्स को हमने डिस्कस कर लिया। साथ ही साथ मैंने यहां पे क्या बता दिया? वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक यहां पे हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। जस्ट एक मिनट। अब हम लोग यहां पे एक टॉपिक समझेंगे, फिशर्स इक्वेशन। इसमें क्या हम लोग को देखना है? रिलेशन देखना है, किनके बीच? इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के बीच। इन दो के बीच हमें क्या यहाँ पे समझना है? रिलेशन समझना है। ठीक है, समझते हैं। द फिशर इक्वेशन इज एन इकोनॉमिक फॉर्मूला जो कि डिस्क्राइब करता है इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के बीच के रिश्ता को। ठीक है, अच्छा, यहां पे दो टर्म्स आते हैं, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल और रियल। नॉमिनल का मतलब क्या होता है? तुम्हारे यहां पे इंटरेस्ट, रियल इंटरेस्ट रेट तो इसके अंदर आती ही है, प्लस जो भी इन्फ्लेशन का रेट चल रहा होता है मार्केट में, वो भी इसके अंदर चीजें आ जाती हैं। समझते हैं। इट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड द रियल इंटरेस्ट रेट एंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। इट इज नेम्ड आफ्टर द इकोनॉमिस्ट इरविंग फिशर, जिन्होंने सबसे पहले इसे प्रपोज करा था। प्रपोज इन द सेंस कि इसे लाया था। ठीक है, तो इसको, इस इक्वेशन को एक्सप्रेस किया गया है कुछ इस प्रकार से: नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। या फिर इस फॉर्मूला से देख सकते हो, आई इज इक्वल्स टू आर प्लस पाई। क्या है समझते हैं? आई इज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होता है ये मैंने बता दिया। इसके अंदर रियल इंटरेस्ट रेट तो आती ही है, प्लस इन्फ्लेशन जो रेट चल रहा है वो भी आ जाती है। रियल इंटरेस्ट जो भी एक्चुअल में चल रहा है,
और पाई इज द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट की फ्यूचर में क्या इन्फ्लेशन रेट हो सकता है उसकी बात हो रही है। तो इस फॉर्मूला को याद रख लेना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है बस, और इसमें कुछ नहीं है। थोड़ी सी बातें और समझ लेते हैं कुछ स्टेटमेंट से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है द फिशर्स इक्वेशन हाईलाइट दैट। फिशर इक्वेशन क्या हाईलाइट करता है? एक फैक्ट हाईलाइट करता है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आर कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के अंदर दो चीजें आती हैं। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के अंदर दो चीजें आती हैं। पहला जो रियल इंटरेस्ट रेट है, रियल इंटरेस्ट रेट है जो कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को बताता है, और द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन एंड द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। तो रियल इंटरेस्ट रेट तो आता ही है, प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन भी आता है। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट क्या होगा? जो चीज मैंने तुम्हें ऊपर बताई उसी चीज को यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में रखा गया है कि फिशर इक्वेशन ये फैक्ट हाईलाइट करते हैं कि जो हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट रहता है उसमें ये सारी चीजें आती हैं। रियल का तो पता ही तुम्हें। अगर इन्फ्लेशन ये उम्मीद लगाया जाता है कि बढ़ेंगी, तो लेंडर को कहीं ना कहीं यहाँ पे हायर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट चाहिए होता है, जिससे कि वो अपने लॉस को, उनका जो परचेसिंग पावर का नुकसान हो रहा होता है उसको वो कंपनसेट कर सके। ठीक है। साथ ही साथ अगर इन्फ्लेशन, ये उम्मीद लगता है कि इन्फ्लेशन घटेगा, तो लेंडर्स जो होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं लोअर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को। लेकिन जब ये होता है कि हायर होगा, तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं उनको एक्सेप्ट करने में दिक्कतें आती हैं। तो देयरफॉर द फिशर्स इक्वेशन सजेस्ट दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट विद द रियल इंटरेस्ट रेट रिमेनिंग रिलेटिव कांस्टेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो रियल इंटरेस्ट रेट रहता है वो कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। चलो अब बात करते हैं फिलिप्स कर्व की। फिलिप्स कर्व बहुत ही बेसिक प्यारा सा टॉपिक है। फिलिप्स कर्व क्या बताता है? इतनी सिंपल सी बात बता रहा हूं, यहीं से क्वेश्चन निकलेगा। ये बताता है इनवर्स रिश्ता, उल्टा इनवर्स रिलेशनशिप बताएगा। क्या बताता है? इनवर्स रिलेशनशिप किसके और किसके बीच में? अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन रेट के बीच में। इट इज नेम्ड आफ्टर द इकोनॉमिस्ट A.W. फिलिप्स, जिन्होंने सबसे पहले इसकी रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करा था। किसकी रिलेशनशिप को? अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन रेट के रिलेशनशिप को। द फिलिप्स कर्व सजेस्ट दैट एज अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स, जैसे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट फॉल होगी, जो वेजेस होंगे और प्राइसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे। कुछ उसी प्रकार से जब अनएम्प्लॉयमेंट राइज होता है तो हमारा जो वेजेस होता है और प्राइसेस होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। दिस रिलेशनशिप एज्यूम दैट देयर इज अ फिक्स्ड ट्रेड ऑफ होता है किसकी और किसके बीच में? अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये वर्ड याद रख लेना, फिक्स्ड ट्रेड ऑफ। क्लियर? ठीक है, समझ गए? ये देख लो, फिलिप्स कर्व कुछ इस प्रकार से होता है। फिलिप्स कर्व ऑल्सो एज्यूम्स अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, बट द रिलेशनशिप कैन बी नॉन लीनियर। ये चीज याद रखना, विथ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एज अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस। तो यहां पे देख सकते हो कैसे दे रखा है, परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल वेजेस, और यहाँ परसेंटेज चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट दे रखा है। तो फिलिप्स कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब इसका एक इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देख लो, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा देख लो, दो इक्वेशन है इसमें। यहाँ पे किसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट करेगा वेजेस को। ठीक है, रेट ऑफ वेजेस को। तो एक चीज समझो कि ये किसके किसके बीच के रिश्ता को बताता है? वेज रेट को और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और दूसरा इक्वेशन अनएम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है। तो इसको एक बार पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है, इतना काफी होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो ये सारी चीजें ना हम जैसे कॉमर्स के छात्र जो होते हैं उनमें नहीं होता। ये यूजीसी नेट जो इकोनॉमिक्स करते हैं, यूजीसी नेट जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट से देने वाले होते हैं स्टूडेंट्स, उनके सब्जेक्ट्स के अंदर ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है। अब समझते हैं एंटी इन्फ्लेशन पॉलिसी। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दो पॉलिसीज का इस्तेमाल होता है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। तो ये चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। इसको हम लोग मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के अंदर समझेंगे। तो दोनों का यहाँ पे मैंने कुछ कुछ पॉइंटर्स दे रखा है, तो दोनों को एक बार रीड कर लेना, इससे ज्यादा तुम्हारे लिए कोई काम नहीं होने वाला है। ठीक है। इसके बाद आता है फ्लक्चुएशन एंड ग्रोथ। इसके अंदर तीन चार ऑथर्स हैं, तीन चार इकोनॉमिस्ट हैं, उनके बारे में कुछ उनके द्वारा की गई कुछ बातें हैं, उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे और इस चैप्टर को यहीं खत्म कर देंगे। राल्फ हाउड्रे और फ्रेडरिक हाइक,
दो इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा था सिग्निफिकेंटली टू अंडरस्टैंडिंग द ऑफ फ्लक्चुएशन एंड ग्रोथ इन द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में हो सकता है ग्रोथ हो, और ऐसा भी हो सकता है आपको बहुत ही फ्लक्चुएशंस देखने को मिले। आपकी जो इकोनॉमी है उसके अंदर बहुत सारी चीजें फ्लक्चुएट करती हैं। तो राफ हाउटरे जो एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे, उनका क्या मानना था कि इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन जो है, इकोनॉमी में जो आपकी फ्लक्चुएशन होती है वो किस कारण से होती है। तो उसके पीछे उनका क्या कहना था कि जो कारण होता है वो होता है डिमांड फॉर मनी। लोग पैसों की डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी में क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है। ही आर्ग्यूड दैट चेंजेस इन द डिमांड फॉर मनी इफेक्ट्स द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी विच इन टर्न इफेक्ट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। उनका क्या कहना था कि अगर इकोनॉमी में पैसे की डिमांड होगी, तो पैसे की डिमांड होगी तो इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट लेवल है वो इफेक्ट होगा, और अल्टीमेटली आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी इफेक्ट हो जाएंगी। हाउटरे का ये भी मानना था कि गवर्नमेंट कुड स्टेबलाइज द इकोनॉमी बाय एडजस्टिंग द मनी सप्लाई, जिससे कि चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई को मैच किया जा सके। इनका क्या कहना था कि गवर्नमेंट अगर चाहे ना तो इकोनॉमी को एडजस्ट कर सकती है। सप्लाई कैसे एडजस्ट करेगी, बाय मैचिंग मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड, दोनों को मैच कर दो, आपकी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगी, फ्लक्चुएशंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ इनका यह भी कहना था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना वो फोकस करे इन मेंटेनिंग अ स्टेबल प्राइस लेवल रादर देन स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इनका यह मानना था कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो सिर्फ इतना ध्यान दे कि हमारे जो प्राइसेस चल रहे हैं वो कैसे स्टेबल है, कैसे चल रहे हैं, स्टेबल होने चाहिए। इस पे ना कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, उसको स्टिमुलेट करने की बात कर रहे हो, उस पे आप फोकस मत करो। ठीक है। अब बात करें अगर हाइक की, तो हाइक का क्या कहना था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है ना इकोनॉमी में, उसकी वजह से जो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस भी हैं वो भी देखने को मिलते हैं। इनका ये मानना था कि मार्केट मैकेनिज्म जो है वो प्राइस सिस्टम की वजह से होते हैं। ठीक है। अब अगर बात करें जोसेफ स्कम्टर की, तो ये एक ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट थे जिनका क्या कहना था, वो फोकस करते थे इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन पे। ही आर्ग्यूड दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट अ स्टीडी और लीनियर प्रोसेस। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये ना ही एक स्टीडी मतलब जो स्थिर होके चले, स्टीडी, और क्या मैंने बोला, लीनियर, लीनियर प्रोसेस है, बट रैदर अ सीरीज ऑफ फ्लक्चुएशन। ये क्या, एक सीरीज है किसका, फ्लक्चुएशन का, जो कि वेरियस इनोवेशन की वजह से हो सकते हैं फ्लक्चुएशंस, वेरियस एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज की वजह से हो सकते हैं। ठीक है। स्कम्टर का ये भी मानना था कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा फ्यूल्ड अप किया जा सकता है, जो कि इकोनॉमी में नई नई टेक्नोलॉजीज को ला रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स को ला रहे हैं, नए नए मेथड्स ला रहे हैं, जिसके थ्रू चीज़ों को तैयार किया जा सकता है। बेसिकली दीज आर इनोवेशंस। ये क्या है, इनोवेशंस है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्कम्टर, इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट ओनली ड्राइवन बाय द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बट ऑल्सो बाय चेंज इन सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो उनका यह भी कहना था, जरूरी नहीं है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रही हैं, इट मीन्स इनोवेशन की वजह से चेंजेस आ रही हैं, आपको सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को भी देखना होगा जिसकी वजह से चेंजेस यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है। और कुछ बेसिक सी बातें इसे रीड कर लेना। और यहाँ पे हम अपना लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, ग्रोथ और हिग्स का देख लेते हैं, फ्लक्चुएशन ग्रोथ हिग्स की तरह। ये एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, जॉन हिग्स। ठीक। इन्होंने अपने बुक में इसके बारे में चर्चा की थी, जो कि 1965 में पब्लिश हुई थी। हिग्स आर्ग्यूड दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट अ स्मूथ और अनइंटरप्टेड प्रोसेस। उनका यह कहना था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक स्मूथ प्रोसेस नहीं है, जो सोचोगे ना कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे तुम्हारी जिंदगी में, और इकोनॉमी में वैसा नहीं होता। जैसे तुम्हारी जिंदगी में अप्स आते हैं, डाउन्स आते हैं, वैसे ही इकोनॉमी में भी अनइंटरप्टेड प्रोसेस नहीं देखने को मिलता है। बहुत सारी प्रोसेस इंटरप्ट करती हैं, स्मूथ नहीं होता, रफ होता है, अप्स डाउन अप डाउन, इकोनॉमी ऐसे ही करता है। तो ये उनमें उन्होंने बस अपने बुक में यही बातें की थी। इन्होंने बोला दो प्रकार के फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं कि इकोनॉमी में, शॉर्ट रन कह लो और लॉन्ग रन। जो शॉर्ट रन होता है ना वो बिजनेस साइकिल की वजह से होता है। मतलब शॉर्ट रन के बारे में अगर बात की जाए तो इसको हम लोग बिजनेस साइकिल भी बोलते हैं। ये एक रेगुलर पैटर्न दिखाता है कि कब एक्सपैंड करेगी चीजें, कब कॉन्ट्रैक्ट करेगी। लेकिन जब बात आती है लॉन्ग रन की, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल इन नेचर हो जाता है। इट मीन्स ग्रोथ रेट की यहाँ पे बात हो रही होती है। Hicks argued that short-run fluctuations are caused by changes in aggregate demand,
while long run fluctuations are caused by changes in the supply side। तो जो एक चीज याद रखना, शॉर्ट रन में जो फ्लक्चुएशंस हो रहे होंगे वो एडी में चेंज आने से हो रहे होंगे, एग्रीगेट डिमांड में चेंज आने से हो रहे होंगे, लेकिन जो लॉन्ग रन फ्लक्चुएशंस होते हैं वो हमारी जो इकोनॉमी की सप्लाई साइड है, जो प्रोड्यूसर्स ला रहे हैं चीजें, प्रोडक्ट्स ला रहे हैं मार्केट में, उसमें चेंजेस होने की वजह से ये चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं। Overall, Hicks concept of fluctuations and the growth highlights the importance of understanding the complex dynamics of the economy and the role of both demand and supply side factors। तो ये जो हिक्स भाई साहब थे, इनका किस पे एम्फेसाइज रह गया? डिमांड और सप्लाई फैक्टर्स पे। ठीक है, किस पे एम्फेसाइज रह गया? डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स पे। क्लियर है चीजें यहां तक? ठीक, चलो। तो देखो यार, अब देखो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, थोड़ा सा तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्लास 12th में ही आखिर बार पढ़ते हैं, उसके बाद इनका ये सिलेबस में रहता ही नहीं है। मतलब ग्रेजुएशन में बहुत सारे बच्चों का नहीं रहता है। तो जो भी बच्चे इस साल प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर CUET PG, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम टाइम के अल्टीमेट बैच को, जिसके अंदर बहुत ही अच्छे खासे फीचर्स इंटीग्रेट किए गए हैं, जैसे कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स। हाँ, मैं मानता हूँ लेक्चर्स अभी लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड की जा रही हैं, PDF नोट्स हैं, ऑनलाइन टेस्ट हैं, डाउट सेशंस हैं, साथ ही साथ इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी इंटीग्रेट किए गए हैं। ठीक है, तो इसे ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखा गया। और हाँ, जल्दी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं इस प्रोडक्ट की, तो जाकर फटाफट से एग्जाम टाइम ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। उसके बाद ऐप ओपन होने के बाद स्टोर सेक्शन में जाना, वहाँ पे कोर्स देखने को मिल जाएगा। और फिर भी कोई तुम्हें जानकारी चाहिए या कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पे कॉल करो, इमीडिएट सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाएगी। सो एंड करते अपने आज के सेशन को, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करके जाना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।